दर्शकों, तुसीं जाणदे हो कि साडे इस चैनल का प्रोग्राम मुलाकातां जिहदे तहत असीं तुहाडे नाल वख-वख शख्सियतां दी मुलाकात कराउने आ। वो शख्सियतां जिहड़ियां वख-वख खेतरां विच अपना योगदान पाउंदियां ने जां जिन्हां ने वख-वख खेतर विच अपना नामना खटिया, उन्हां दी तुहाडे नाल मुलाकात करवाउने आ। और होर भी असीं जिहड़े वख-वख टॉपिक ने ऐसे विषय जिन्हां ते तुहाडे नूं जानकारी की लोड़ हुंदी आ, उहदे बारे भी असीं मुलाकातां कराउने आ वख-वख शख्सियतां नूं बुला के। अज साडे कोले दो डॉक्टर तो भाव प्रिंसीपल डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी और डॉक्टर जय गोपाल जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। अज इन्हां महान जिहड़ियां शख्सियतां साडे कोल आईयां ने पहुंचियां ने, इन्हां तो आपां जानकारी लवांगे PhD बारे। PhD की है और इस नूं किस तरह पढ़ा कीता जांदा वा, इहदियां कंडीशनां की ने, इहदा समा किन्ना वा, इहदे किहड़े-किहड़े स्टैप ने, उहदे बारे जानकारी देंगे। और ये दोने जिहड़े महानुभाव ने, इन्हां ने दोनों ने PhD की है और आपो अपने खेत्र के माहर ने। ये डॉक्टर जय गोपाल जी ने भाषा विज्ञान से की है और प्रिंसीपल डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी ने इन्हां जी PhD की है वो देश की वंड का दर्द जिहड़ा उहदे ते हिंदी दे विच इन्हां ने PhD की है और बड़ा अच्छा निभाया अपने टॉपिक नूं। आओ सब तो पहला आपां डॉक्टर प्रदीप जी तो पुछदे हां कि डॉक्टर साहब ये जिहड़ी PhD करन वास्ते किहड़ी योग्यता जां किहड़ी कंडीशन की लोड़ हुंदी है? सब तो पहला नमस्कार परमजीत पंडित जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने अपने चैनल के ऊपर हमें बुलाया है। तो थोड़ी सी आपसे क्षमा भी चाहता हूँ कि मैंने ये अपना जो माध्यम है बदल लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी वीडियो है पंजाब की सरहदों से बाहर होती है और इससे जो दूसरे शोधार्थी हैं जो अनुसंधान करना चाहते हैं वो इनसे लाभान्वित हो सके। तो आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या कंडीशंस क्या है, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक उच्च संस्थान है जिसको हम UGC बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो सारी की सारी गाइडलाइन जो है UGC निर्धारित करती है कि उसके लिए जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसमें जो शोधार्थी शोध का कार्य करना चाहता है उसके 55% मार्क्स होने चाहिए। उसने जिस संस्थान में अपना शोध का कार्य करना है उसी संस्थान का उससे जो एंट्रेंस टेस्ट है, प्रवेश परीक्षा है, उसकी प्रवेश परीक्षा है उसकी पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो किस विधा में काम करना चाहता है, क्या अगर वो भाषा के साथ संबंधित है तो भाषा की कितनी विधाएं हैं, अगर वो सोशल साइंसेस में है तो सोशल साइंसेस की कितनी आगे ब्रांचेस है, अगर वो नेचुरल साइंसेस में है तो नेचुरल साइंसेस की भी बहुत ज़्यादा अप्लाइड ब्रांचेस भी हैं। ऐसी ये सबसे पहले जो सर्वप्रथम यही चीज़ है कि उसको पता होना चाहिए वो क्या करेगा और UGC की संस्थान की जो गाइडलाइंस है वो क्या है। ये सबसे पहला प्रश्न है कि जो शोधार्थी शोध करना चाहता है तो उसको ये चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल प्यारे दर्शकों, ठीक है कि प्रिंसीपल प्रदीप जी ने अपना जिहड़ा माध्यम आ वो हिंदी चुनिया और बिल्कुल दुरुस्त भी आ कि असीं चाहुंदे हां कि साडी ये जिहड़ी वीडियो आ वो इस वीडियो तो वध तो वध जिहड़े साडे दर्शक ने वध तो वध जिहड़े PhD करन दे चाहवान ने वो इस नूं समझ सकण, क्योंकि सानूं पिछे कमेंट आए सी साडी एक वीडियो ते कि हिंदी विच गलबात कीती जावे। पर इत्थे मैं गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी का एक जरूर जिक्र करना चाहांगा कि गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी अपनी एक किताब का खरड़ा लिख के इंग्लिश विच लैके गए डॉक्टर रविंद्र नाथ टैगोर जी कोल, जिहड़े बंगला भाषा के बहुत वड्डे कवि सीगे, बड़े साहित्यकार सीगे। और उन्हां दा जिहड़ा नावल आ गोरा वो एक नहीं अनेक भाषा दे विच अनुवाद होया। और जदों वो प्रीफेस लिखण वास्ते रविंद्र नाथ टैगोर जी कोल गए, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी जिन्हां नूं शब्दां दा जादूगर कहा जांदा, तां उन्होंने एक गल कही टैगोर जी ने कि सरदार साहब, जेकर मेरी भाषा नूं मेरे नावल पढ़न वास्ते लोग बंगला भाषा सीख सकते हैं तो फिर तुसीं पंजाबी में क्यों नहीं लिखते। तो प्रीतलड़ी जी वापस आ गए तो उन्होंने अपना जिहड़ा नावल सी अणविआही माँ सब तो पहला उन्होंने पंजाबी में लिखिया। और जिहड़ा वड्डे पद्धर ते जिहड़ा वो पढ़िया गया और साहित्यकार उन्होंने अवार्ड भी मिलिया
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੂँਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ मेरे बड़े वीर ने ये हिंदी से जवाब देंगे। डॉक्टर जयगोपाल जी, आपका इसके बारे में क्या विचार है? बात ये है कि पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जैसे प्रदीप जी ने बोला है कि 55% मार्क्स चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कंडीशन है कि नेक्स्ट डिग्री लेने के लिए कंडीशन लगाई है यूजीसी ने। उसके बाद अगर पहले तो टेस्ट नहीं होता था, यूनिवर्सिटियों ने इसके अंदर टेस्ट रख दिया पारदर्शिता लाने के लिए, क्योंकि पहले क्या था कि व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट नहीं था, नंबर ले लिए उसने, लेकिन उससे टेस्ट क्वालिफाई करने का कारण यही है कि उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो देखी है कि वो वाकई ही सर्च के अंदर जा सकता है। जो टेस्ट होता है उसके अंदर सर्च मेथोलॉजी उसको सर्च करनी आती है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद उसको दे दिया उन्होंने 6 महीने का फ्रेशर कोर्स करने के लिए। ये पहले नहीं था, क्योंकि पहले क्या था कि जब कोई विद्यार्थी पीएचडी में रजिस्टर हो जाता था तो वो हो जाता था, वो टाइम नहीं, उसको काम ही नहीं करना आता था कि मैंने काम कैसे करना है, वो लिख कर लेकर जाता था, जो गाइड उसको वापस मोड़ देता था। बात क्या थी कि बाद में एलिगेशन लगता था गाइड के ऊपर कि गाइड है जो एक्सपायर कर रहा है, वो जानबूझकर उसको तंग परेशान कर रहा है। कारण ये था कि गाइड परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन उसको सर्च की लैंग्वेज ही नहीं पता कि सर्च किस लैंग्वेज किस विधा में होती है। इसके लिए यूजीसी ने एक 6 महीने का जो फ्रेशर कोर्स है टेस्ट क्लियर करने के बाद रख दिया। जो टेस्ट क्लियर होने के बाद फिर जो कैंडिडेट है जिसने पीएचडी करनी है वो अपना एक सब्जेक्ट क्लियर करता है। आपने देखा, आपने भी एमए की है, पंजाबी में की है, पंजाबी में भी आपने 8 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 4 सब्जेक्ट अपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, 4 सब्जेक्ट आपने सेकंड ईयर में पढ़े हैं। आपकी पोएट्री भी पढ़ी है, आपने नावल भी पढ़ा है, आपने नाटक भी पढ़ा है, वार्ता भी पढ़ी है, क्रिटिसिज्म आलोचना भी पढ़ी है। लेकिन हर सब्जेक्ट में महारत नहीं होती, हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ लगती है। जैसे मान लो एमए में आपको पोएट्री बहुत अच्छी लगती हो, करने में तो आपने 8 सब्जेक्ट कर लिए, लेकिन आपकी पोएट्री बहुत अच्छी है, तो उस समय आपने अपने उस पोएट्री सेक्शन में जाना है। पोएट्री सेक्शन में जाकर आपने देखना है कि अब तक काम पीएचडी में कितना हुआ है, कौन कौन से टॉपिक पर हुआ है, उसके ऊपर आपने जाकर पूरा लाइब्रेरी में जाना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में काम हुआ है, वहां जाकर आपने देख। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब कोई स्टूडेंट किसी गाइड के पास जाता है, टेस्ट क्लियर हो गया और फ्रेशर कोर्स भी कर लिया, जब गाइड के पास जाता है तो गाइड उससे पूछता है कि भैया तुम किस में काम करना चाहते हो, क्योंकि गाइड भी जो है हर एक सब्जेक्ट का अपना है। जैसे कोई मेरे पास आए तो मैं तो लैंग्वेजिस्टिक के ऊपर, भाषा विज्ञान के ऊपर ही काम करवा सकता हूँ। अगर प्रदीप जी पास चला जाए, इन्होंने नावल के ऊपर काम किया है, नावल के ऊपर कई बार क्या होता है कि जो आगे वाला विद्यार्थी है, खोजार्थी है, वो आकर कहता है सर जैसा चाहिए आप वैसे कर दो, हम कर लेंगे। उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हमने उनको टॉपिक दे दिया, लेकिन उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी पीएचडी लटक जाती है, उसको काम नहीं करना आता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो है ही नहीं। उसका इंटरेस्ट तो पोएट्री में था, वो आ गया मेरे पास, मैंने उसको बोल दिया भी भैया मैं तो भाषा विज्ञान में कराऊंगा, तो क्या हुआ, उसने कर ली थी पीएचडी, उसने सोचा पीएचडी है हो जाएगी। जब वो काम लेकर आता है, काम लेने में उसको जब गाइड चेक मैं चेक करके उसको काटे लगाऊंगा भैया ये तो ठीक नहीं है, तो अंत में विद्यार्थी के पास एक ही बचाव रह जाता है कि जी गाइड मुझे एक्सपायर कर रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ पर जो वर्ग के सामने आई है कि आपने बोला कि एंट्रेंस टेस्ट, जिस विद्यार्थी ने एमए कर ली, ठीक है, क्या किसी भी यूनिवर्सिटी को उसकी एमए की डिग्री पर विश्वास नहीं है? नहीं सर, एंट्रेंस टेस्ट लेने का क्या कारण? नहीं, मैं आपको ये बताऊं, विश्वास की बात नहीं है, विश्वास है, उसने एमए की है, लेकिन जो उसका टेस्ट है ना, जिस उसने खोज करनी है, खोजार्थी उस लेवल का टेस्ट होगा कि उसको खोज के बारे में कुछ पता है, वो खोज करने में निपुण है। उसने एमए तो कर ली, एमए में उसके 80% नंबर भी आ गए, 70 भी आ गए, 55 कंडीशन भी क्लियर कर गई, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब वो जाता है खोज करने के लिए, उसको पहले नहीं था टेस्ट, ये पहले डायरेक्ट। मैं वही बात आपसे करने जा रहा हूँ कि जैसे बीएड के लिए सरकार ने एंट्रेंस टेस्ट खोल दिया, टीईटी टेस्ट बना दिया, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो विश्वविद्यालय यूजीसी ने इस क्षेत्र में भीड़ को कम करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट बना दिया? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए मम्मी जी, ऐसे है, आप मार्केट में जाते हो, आप फ्रूट भी परचेज करते हो, आज आने वाले समय में आम बहुत आएंगे,
तो आप आम की रेडी के ऊपर खड़कर क्यों चुनते हो आम? क्यों नहीं बोलते ला भाई किलो डाल लिफाफे में मैं ले जाऊं? वो आपको गले सड़े भी डाल के दे देगा, लेकिन आप बहुत अच्छे अच्छे जो उत्तम क्वालिटी के आम होंगे उन्हीं का ही चयन करोगे। तो इस जगह के ऊपर वही सेम बात है जब किसी यूनिवर्सिटी के पास पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए या पीएचडी के लिए सीट तो 2 अवेलेबल है, 20 कैंडिडेट खड़े हैं, तो उन 20 कैंडिडेट में से एक उत्तम कैंडिडेट चुनने के लिए, एक इंटेलिजेंट चलने के लिए, ट्रू रिसर्च स्कॉलर चुनने के लिए ये जो प्रवेश परीक्षा है रखी गई है, जिसको हम एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। तो ये एंट्रेंस टेस्ट से उस यूनिवर्सिटी को एक वही स्कॉलर मिलता है जिसमें अभी जैसे मेरे सहयोगी जयगोपाल जी ने डॉक्टर साहब ने बताया है कि उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें खोज की क्षमता होनी चाहिए, उसमें खोज का पैमाना होना चाहिए, उसमें खोज के पैरामीटर्स होने चाहिए। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स, ये सारी के सारी क्षमता हम उस एंट्रेंस टेस्ट से माप लेते हैं ताकि एक उत्तम व्यक्ति का ही चयन किया जाए, यूनिवर्सिटी को एक अच्छा व्यक्ति। चलो मैंने मान लिया अपनी बात को। क्या ये बात पक्की है कि गारंटी है कि जैसे आपने कहा कि अच्छे विद्यार्थी की चुनाव हुआ, उसको पीएचडी करवा देगी, और पीएचडी करने के बाद क्या उसको नौकरी पक्की है? देखिए ये अलग सी बात है, ये आप उसके एंट्रेंस टेस्ट के साथ मत जोड़िए इसे। जॉब आज तो हमारे पास डबल पीएचडी बेचारे बाहर पड़े हैं, कितने कितने बड़े स्कॉलर्स हमारे पास बाहर पड़े हैं। वो एक अनपढ़ता वाली बात होगी कि अगर मैं इसको जॉब के साथ जोड़ूंगा, वो एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है वो एक सेपरेट सा है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हो गया जिसने अनुसंधान कार्य कर दिया और बहुत अच्छा रिसर्च ले लिया और उसका वर्क भी पब्लिश हो गया कि उसके पास जॉब की गारंटी है। ये हमारे हिंदुस्तान की एक त्रासदी है कि हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हमारे विद्वान हैं, जो हमारी इंटेलिजेंसी क्रीम है, वो आज भी बेरोजगार है। इसके साथ हमने इसको नहीं जोड़ा। आप इसका क्या कारण? मैं इसका कारण ये बताता हूँ। इसका कारण मेन सरकार है। पहले जो अभी भी आप हमारे जो स्टेट में, हर स्टेट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुला हुआ है। अगर गवर्नमेंट चाहे कि हमने जो भर्ती करनी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू करनी है, तो मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ कि कोई भी पीएचडी या कोई भी बीएड है वो उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन ओपनली करने का कारण क्या है कि जिसने आज से 10 साल पहले की थी, उस समय अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो उस समय मार्किंग क्या थी जब मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने 30 साल 35 साल पहले जब मैंने मैट्रिक की थी तो मेरे उस समय 63% नंबर आए, तो मेरे घर वालों ने बड़ी खुशी मनाई। मैंने उस समय फर्स्ट डिवीजन किसी की आती थी। लेकिन आज देखें तो आज कुछ भी नहीं माना जाता। आज 80%, 90%, इवन के 100% नंबर आ रहे हैं। जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें जब जाती हैं तो जो मेरे वर्ग 30 साल पहले वाला किया हुआ है वो उसकी परसेंटेज कुछ नहीं होती। अगर इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कमी होती है कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भर्ती करती है तो पीछे से अगर आज जिसने किया वो लाइन में लगेगा, तो टीम जैसे मैं हिमाचल गवर्नमेंट को इसका श्रेय देना चाहूंगा कि वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू अभी भी भर्ती होती है। आप वहां पे एक बार अपना नाम दर्ज करवा दो, मुड़ के आप फ्री हो। जब टर्न आएगी वहां से आपको लेटर आएगा और आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने बोला कि पीएचडी करके या बीएड करके, पहले जो बीएड थी या पीएचडी थी पहले गिनी चुनी यूनिवर्सिटियां थी। जैसे मैं बात करूंगा आपको पटियाला यूनिवर्सिटी, पंजाबी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, इन्होंने यूनिवर्सिटियों के अंदरों जो पीएचडी निकलते सी उस समय के दौर से देखो कोई भी बनो व्यक्ति जो है या जो पीएचडी स्कॉलर है जो फ्री फिरता हो वेला हो गए। पर अज डीम्ड यूनिवर्सिटियां जिन्होंने मैं कहांगा कि पैसा लैके डिग्रियां देने वाली यूनिवर्सिटियां, जिमें कि तुसीं पीएचडी है जी तुसीं एस्टैबलिश यूनिवर्सिटी तो करते हो, जिवें पटियाला यूनिवर्सिटी है या पंजाब यूनिवर्सिटी है या गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, इन्हों की फीसां की गल करते हो तो नॉमिनल तो कुछ भी फीसां नहीं है। नहीं, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने शिक्षा को व्यापार बना दिया। बिल्कुल व्यापार बनाया। बिल्कुल, देखिए जब डीम्ड यूनिवर्सिटीज ओपन हुई हैं तो उनके पास आमदन का कोई साधन नहीं है। अगर उनके पास आमदन का कोई साधन नहीं है तो उन्होंने पीएचडी वाला एक ब्रांच चला दी, और पीएचडी की ब्रांच चलाई है तो वहां पे फीसेस बहुत ज्यादा है। तो ये तो है ही है कि अगर सरकार का उनको कुछ अनुदान होता, सरकार की ओर से कुछ उनको मदद होती तो शायद ये एक्सप्लॉयटेशन ना हो। क्या एक्सप्लॉयटेशन भी मैं इसको नहीं बोलूंगा, जो उनका फीस है, जो स्ट्रक्चर है उसको रन करने के लिए जो उनको चाहिए वो ऐसा ना करे। नहीं, आपको नहीं लगता कि जो ऐसा जो सारा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, उसमें आम व्यक्ति, आम इंसान का जो बच्चा है, गरीब इंसान का बच्चा है,
वो नहीं पढ़ पाएगा। नहीं पढ़ पाएगा सर। जैसे आप बिल्कुल इसमें जो है, जैसे द मेन यूनिवर्सिटी है, द मेन यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है, उसको गवर्नमेंट सिर्फ ओनली यूजीसी टू रिकमेंड। तो यूजीसी इनको बनाती क्यों है? नहीं, अब तो व्यापारीकरण हो गया उसका, एजुकेशन का व्यापारीकरण हो गया। जो अगर यूजीसी इनको खर्चा नहीं दे सकती तो इनको एस्टैब्लिश क्यों करती है, बनाती क्यों? पहले वहीं पे भाई साहब, वहीं पे सबसे पहले चैप्टर साइन होता है, वो अपनी क्लॉज है उसकी यूनिवर्सिटी की कि हम आपको कोई फाइनेंशियली मदद नहीं देंगे। तो दुकान खोलने जा रहे हैं, दुकान भी हम नहीं बोल सकते। देखिए, दुकान भी नहीं खोल सकते क्योंकि हमारी, जैसे अभी मेरे भाई साहब जयगोपाल जी ने बताया है, जो हमारी एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी है, ये हमारी एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है। अब इनके पास पहले ही इतना रश है, इतना ज्यादा रश है कि उनके पास एक प्रोफेसर, उनके पास 8 शोधार्थी काम कर रहे हैं, तो उनके पास नहीं है। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है कि और ओपन यूनिवर्सिटी खोल दी जाए, जिसकी वजह से वो बेचारा जो नहीं काम कर सकता, अगर वो पे कर सकता है तो वहां से नहीं, आपको ये नहीं लगता कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल जाएंगी तो वो तो भैया सीधे सीधे दुकान है और हर व्यक्ति अपनी दुकान को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहक ढूंढेगा और जो ज्यादा से ज्यादा पीएचडी देगा? नहीं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपका सोचना हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जितनी ये, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो डीम यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस है, तो उनके ऊपर भी तो कोई ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ना, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ऐसा तो उनके पास चैनल नहीं है कि आप 5 लाख रुपया लेकर आओ और हमारे से पीएचडी की डिग्री ले जाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। अगर ऐसा होता तो हम मानते कि एक्सप्लॉयटेशन का दरिया है, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज है, उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने अपनी फीसिस देनी है, अपना सारा खर्चा निकालना है, तो वो कहां से निकाले? आपका क्या कहना है? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो शाहूकार है, अमीर है, उसके लिए रास्ता खुल गया है। हाँ, करने के लिए, क्योंकि गरीब के पास तो पैसा नहीं है। गरीब तो जाएगा एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी में, जहाँ उसको पता कि फीस है जो, वो भी अगर वो किसी रिजर्व कैटेगरी में है तो उसकी फीस वो भी माफ हो जाएगी। वो तो जाएगा, अपनी मेहनत करेगा, वेट करेगा अपना एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी में जाने की, वहां पे करेगा। लेकिन जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, उनके लिए ये ओपन यूनिवर्सिटियां हैं या जो मेन यूनिवर्सिटियां हैं, जो सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटियां, उनसे मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जहाँ पे प्राइवेट स्कूल वर्सेस सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल किनके लिए हैं, वहां पर किनके बच्चे पढ़ते हैं, क्यों खुले प्राइवेट स्कूल? आप बताइए, प्राइवेट स्कूल की होंद कितने समय पहले हुई? पहले सरकारी स्कूल थे या एडेड स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल तो नहीं थे। लेकिन इसलिए हुई कि समाज के अंदर 3 तरह का वर्ग है, एक सबसे लो वर्ग है, एक मीडियम वर्ग है, एक उच्च वर्ग है। और इस वर्ग को आपस में देखा पाड़ा भी है कि जो उच्चम वर्ग वाला है वो नहीं जाना चाहता सरकारी, वो कहता मैं पे कर सकता हूँ, इसलिए उसने अपना लिया कि भैया कोई बात नहीं, आप डिग्री सेम है, प्रोसेस सेम है, लेकिन वो पे कर सकता है, इसलिए वो वहां चला गया। ये बात है, और कुछ नहीं। प्रदीप जी, जो पीएचडी करने के स्टेप्स क्या है, क्या क्या इसमें पड़ा दर पड़ा क्या करना पड़ता है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि जो नए शोधार्थी अनुसंधान करना चाहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। जो पीएचडी के पड़ाव है या स्टेप्स जिनको हम बोलते हैं कि पीएचडी कैसे है, सबसे पहले तो अपने आप को जो शोधार्थी है ये देखे कि उसकी जो बेसिक एजुकेशन है वो अपनी योग्यता पूरी करता है। तो उसमें जो ऐसे 55% मार्क्स है, एक स्टेप ये हो गया। उसके बाद है अपना उसने एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना है। तो एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जब वो एनरोल हो जाएगा, एनरोल होने के बाद उसके लिए 6 महीने का कोर्स वर्क है, वो अपना कोर्स वर्क करेगा। ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया पीएचडी का। उस कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद उसके रिटर्न एग्जाम होंगे, तो ये 4th वाला स्टेप हो गया। तो उस रिटर्न एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको बाद आगे उनका अब जो काम है खोज का शुरू होगा, जिसको हम बोलते हैं कि आपने एक अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में जाना है कि आप बताइए कि कौन से टॉपिक पे काम करना चाहते हैं। जब वो टॉपिक पे डिसाइड कर लेता है तो उसके बाद उसको एक छोटा सा काम करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं प्री थीसिस, सिनॉप्सिस। वो सिनॉप्सिस जो है वो अपने उसी टॉपिक के साथ सिनॉप्सिस बना के लाएगा, कैसा काम करना है, कैसे उसकी चैप्टराइजेशन हुई है, कैसे कैसे उसने विभाजन किया है। तो इसके बाद उसको डीआरसी कमेटी, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी,
उसके सामने उसको पेश होना पड़ेगा। वो डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी उसके सिनॉप्सिस का एनालिसिस करेगी कि इस में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या और अच्छी चीजें ऐड होनी चाहिए, क्या टॉपिक में बदलाव किया जा सकता है, तो ये करेगा। अब जब उसका वो हो गया, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी ने मान लिया कि इस पे काम होना चाहिए, तो उसी चीज को, उसी टॉपिक को हमने शोध गंगा पे जाके देखा कि वो टॉपिक पे पहले काम नहीं है। हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को सर्वे किया कि उस पे काम नहीं है, तो वो टॉपिक आपके काम पे, आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा और अब आपका जो अनुसंधान का काम शुरू होगा, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर को लिखोगे और उसके लिए 6 महीने का पीरियड है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरिएशन भी हो सकती है, कोई अलग यूनिवर्सिटी कोई इसका काम करवा सकती है, कोई दूसरी तरह का करवा सकती है। जो मेरी यूनिवर्सिटी है, गुरुकाशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो बठिंडा, जिसपे मैंने ये अनुसंधान कार्य किया है, उस पर ऐसे ही उन्होंने करवाया है कि 6 मंथ का जो कोर्स वर्क करवाने के बाद 6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट, चैप्टर दिखाइए और अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। तो अगर ये स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हम एक्सप्लॉयटेशन से भी बच जाएंगे, हमारा टाइम भी बचेगा। तो जितने भी शोधार्थी मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनको यही चाहिए कि वो अपने लिए पहले एक गाइडलाइन जो मैंने बताई है, इन गाइडलाइन को अपने माला का मन का मानकर दिन रात उठते फिरते फेरे, ताकि उसके कंठ में इसका निवास हो जाए, उसके जहन में बस जाए और उसका जो कार्य है निश्चित समय में पूरा हो सके। डॉक्टर जयगोपाल जी, ये बिब्लियोग्राफी किस चिड़िया का नाम है? ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣਦੀ है। उत्थे एक अलग अलग चैप्टर जो एंड होता है, एंड के ऊपर वहाँ पे जाकर उस किताब का नाम आता है, उसका पन्ना नंबर आता है और वो उसके पब्लिशर का नाम आता है कि किस पब्लिशर ये बुक। कई बार हमारे जो चैप्टर हैं जब थीसिस वर्क में जाते हैं बिब्लियोग्राफी से पकड़े जाते हैं। क्या होता है, यहाँ पे भी चोरी हो जाती है कई बार बिब्लियोग्राफी में। क्या करते हैं कि कोई थीसिस वर्क देखा, किसी का थीसिस वर्क उठाया, वहाँ से उसने बिब्लियोग्राफी चली, उसने देखा किताब पढ़ी नहीं, उसने बिब्लियोग्राफी चेप दी। लेकिन अब ये नहीं है, जो उसने उसमें डाला है, जब अब सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आ गया, जो उसने लेसन लिखा है, जब उस लेसन को उस कंप्यूटर में डाला जाएगा तो उसमें एक अलग अलग कोड हो जाएगा, उसकी जो चोरी वही पकड़ी जाएगी कि जो तूने पीछे बुक्स दी हैं जो तो आपने पढ़ी नहीं। कई बार क्या होता है, जैसे प्रदीप जी ने बोला 6 महीने वाली बात हुआ, सर मेरे साथ हुआ कि जैसे कहते शुरू में नहीं पता होता, तो उन्होंने क्या पूछा कि आपने बुक देखी है। कई बार हम बुक डाल देते हैं, उसका टाइटल कैसा है, उसमें कवर कौन सा है? सर कई बार बुक को लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन वो पूछते हैं भैया आपने बुक देखी है, अब देखिए तो बताओ उसका टाइटल कैसा है। उसको पता होता है कि ये बुक जो कोड कर रहा है, एक्चुअली इसमें सच वर्क जो विद्यार्थी हैं उनको चाहिए कि अगर कोई भी बुक आप कोड कर रहे हो, कम से कम उस बुक को तो आपका देखा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो लाइब्रेरी में है और वहाँ पे इस रैक में है। जब आप एक और बता प्रदीप जी के मैं जानकारी में बात कर रहा हूँ कि जब हम PhD करते हैं, जब हम थीसिस लिखते हैं तो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हम अपने साथ एक नोटबुक रखें। जब भी कोई बुक देखते हैं 3-4, जैसे हमने 6 चैप्टर बनाए हैं, 6 चैप्टर की 6 बुक हमारे पास नोटबुक चाहिए। कोई बुक उठाई, हमने कोई देखा कोटेशन है, तो मान लो मैं पहले चैप्टर की कोटेशन लिख रहा था, मुझे बुक में से चौथे चैप्टर की कोटेशन मिल गई, तो मैं कॉपी से उठाऊं उसकी जो कोटेशन है, बार बार उस बुक को रिपीट करने के लिए उस बुक के अंदर ही कोटेशन को चौथी कॉपी को जो चैप्टर का नाम है वहां पे लिख दूं कोटेशन को, और उसको नाम दे दूं कि ये बुक फलाने इस बुक में पन्ना नंबर इतने पर। कई बार क्या होता है कि हम जब चैप्टर लिखते हैं, चैप्टर लिखने के बाद जो कोटेशन आई हमने कॉपी पर लिख दी, जो कोटेशन हमने कॉपी पर लिखी है वो पहले चैप्टर की है, जो वो सेकंड की है, जो लास्ट की है। जब हम लास्ट में थीसिस को समेटते हैं तो उस समय प्रॉब्लम आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि मैं कौन सी कोटेशन कहाँ से ली है। तो इसमें क्या है कि विद्यार्थी को प्रॉब्लम क्या होती है, किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्यों गाइड के पास जाकर वो खरास होता है, उसको प्रॉपर पता ही नहीं होता अपना कि मैं किस वर्क फील्ड में काम करना है। जब आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, मैं तो वैसे एक टेस्ट से पहले भी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि जब आपने मन बना लिया कि मैंने PhD करनी है,
आप क्योंकि बिना मन से पीएचडी नहीं होती। आपने मन बना लिया पीएचडी करनी है, आपने मास्टर डिग्री की है, आपने मास्टर डिग्री की कंडीशन भी क्लियर की है, तो आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट है। जब आप किसी गाइड के पास जाओ तो गाइड आपको सबसे पहले क्वेश्चन पुट करता है कि आपने किस फील्ड में पीएचडी करनी है। तो आप उस गाइड को जाकर पहले बोलो कि सर मैं इस फील्ड में पीएचडी करनी है और मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। और आज के गाइड बच्चों को, जो विद्यार्थियों के अंदर ये कमी है, वो देखते हैं जौन सा मर्जी गाइड मिल जाए हम उसी में कर लेंगे। उसी की वजह से उनको मुश्किल आती है पीएचडी करने में, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, गाइड और मिल जाता। प्रदीप जी, मैं 1 मिनट, मैं इसी में थोड़ा सा, मेरे भाई साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन बिब्लियोग्राफी पे किया, मैं इस पे कुछ ऐड करना चाहूंगा। अब इस समय जो बिब्लियोग्राफी है हम उनको पार्ट्स में बांट दिया, अब वो पार्ट में बढ़ चुकी है। जैसे पहले तो आपकी बेसिक चीजें क्या है, बेसिक रेफरेंसेस वो हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं, ये एक पार्ट आ गया। दूसरा उसके पास आता है कि आपने कौन सी रेफरेंसेस लिए आपने बेसिक कोड को रेफर करने के लिए, वो हमारा रेफरेंस पोर्शन आ गया। तीसरा है इसके बाद आपने क्या न्यूज़पेपर में से कवर किया, क्या आपने किसी इंसाइक्लोपीडिया में से लिया, क्या आपने किसी मैगजीन में से लिया, क्या आपने किसी यूट्यूब चैनल में से उठाया, क्या आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में से लिया, या किसी के थीसिस में से लिया। तो इसको आज भी हम बिब्लियोग्राफी को 3-4 पार्ट में बांट कर फिर अपने थीसिस में सबमिट करवाते हैं, ना कि ऐसे एक लिस्ट उठाई। तो उसमें बिल्कुल ये मेरे भाई साहब ने बात सच्ची की है कि कितने शोधार्थियों ने थीसिस की बिब्लियोग्राफी की लिस्ट उठाते हैं, उसमें कितना देखा 500 बुक्स, उसकी कॉपी पेस्ट किया, अपने थीसिस में डाल दिया। और जब वो गाइड के किसी के पास जाते हैं तो वो तो यही बोलते हैं, अरे ये नैनतारा की किताब पढ़ी है क्या, नैनतारा की किताब कौन सी है। उनको पता ही नहीं होता नैनतारा राइटर है, नैनतारा राइटर थी कि नहीं है, नैनतारा ने क्या काम किया है। तो इस जगह पे वो शोधार्थी की जो चोरी है वो पकड़ जाती है। अच्छा, एक बात बताइए कि इसमें गाइड का क्या रोल रहता है। हाँ देखिए, गाइड का भाई साहब बहुत अहम रोल है, क्योंकि गाइड जैसे हम बात बोलते हैं गुरु बिन गाता नहीं है, हमारी उसके बिना नहीं है। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिसे गोविंद दियो बनाए। अगर आपने गोविंद के पास जाना है तो गुरु जरूर चाहिए। अगर आपने बहुत बड़ा दरिया पार करना है तो आपको एक किश्ती जरूर चाहिए। गाइड एक किश्ती है, गाइड एक गुरु है जो आपको आपके पथ पर जाने के लिए आपकी सहायता करेगा। अगर गाइड आपका अच्छा नहीं है, या गाइड किसी जगह पे जाके हमें लगता है कि गाइड बायस नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, तो आपका जो शोध कार्य आपने 3 साल में करना था उसको आप 30 साल में भी नहीं कर सकते। अगर आपका गाइड प्योर है, अगर आपका गाइड बहुत अच्छा है, जैसे मुझे गर्व है आज अपने इस आपके चैनल से बताते कि मेरे डॉक्टर ज्ञानी देवी गुप्ता सच में गाइड हैं, सच में एक नैया है जिस नैया पर बैठकर मैंने पूरी नदी पार की है। तो अगर ऐसे आपको गाइड मिल जाते हैं तो आप अपना जो अनुसंधान कार्य है वो निश्चित समय में संपन्न कर सकते हो। अगर आपका गाइड उचित नहीं है, जितने मर्जी प्रयास कर लो, आपका अनुसंधान कार्य निश्चित समय में पूरा नहीं हो सकेगा। गाइड का जी मेन जो भाई साहब ने बोला बिल्कुल सही बात है। पीएचडी होती गाइड के सिर पर है, गाइड ने टाइम टू टाइम गाइड करना है। अगर आपका और गाइड का तालमेल नहीं हुआ तो आप पीएचडी नहीं कर सकते, क्योंकि गाइड ने ही आपको, जैसे किसी को अच्छे गाइड मिलती हैं, तालमेल बनाना पड़ता है गाइड के साथ। जैसे गाइड को काम करने के लिए बोला है कि आपने बेटा ये काम अब करके लाना है, अगर उस टाइम में काम कर नहीं लेकर जाएंगे तो गाइड की गालें भी खानी पड़ेंगी, आपको चिड़के भी खानी पड़ेंगी। मैं आपके अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए गया, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पुट किया। वो मुझे बोले कि भैया तूने पीएचडी करके क्या लेना है, तुझे तो गवर्नमेंट सर्विस मिल गई है, मेन टारगेट तो गवर्नमेंट सर्विस का है, आप गवर्नमेंट सर्विस से आ चुके हो तो आपने करना क्या है। मैंने उनको बोला नहीं सर, मुझे तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। अरे डॉक्टर लगाकर क्या करोगे तुम। तो उन्होंने क्या किया, मेरा स्टैमिना देखने के लिए 1.5 साल सर उन्होंने मुझे बखाया। कभी वो मुझे कुरुक्षेत्र भेज रहे थे, कभी वो मुझे दिल्ली भेज रहे थे, कभी वो मुझे जीएनडी भेज रहे थे, कभी वो मुझे चंडीगढ़ भेज रहे थे, कभी कहीं। वो ये देख रहे थे कि इसके अंदर स्टैमिना कितना है, ये भाग सकता है, क्योंकि पीएचडी का दूसरा नाम ही भागना है।
कि संशोधन का पीएचडी करने के लिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ेगा, आपको एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। कि मेरे रिलेटेड कोई सबसे पहले पीएचडी में रजिस्टर्ड होने के लिए जब टॉपअप की सिलेक्शन होती है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ता है, वहाँ की डिपार्टमेंट में जाकर देखना पड़ता है कि वहाँ कौन कौन सा काम हुआ है। इसलिए उन्होंने परीक्षा ली। जौन से विद्यार्थी गाइड की छिड़के गालें खास खा लेते हैं, वो तो सोच लो जैसे सुनियार है सोने को निखारता है और निखार के आता है, वैसे ही गाइड का रोल होता है कि वो ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ? एक्चुअली रैफरेंसिस ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੀਸਿਸ ਵਰਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਦੋ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀਐਚਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਥੀਸਿਸ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਵਾਈਵਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੀਸਿਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਨਵੀਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਚ ਪੇਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਵਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਪੀਐਚਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? देखो विजय का बहुत अच्छा रोल है। जिमें मेरे सहयोगी डॉक्टर जयगोपाल जी ने दसिया कि रिसर्च पेपर के वास्ते दोबारा दसना भी रिसर्च द्वारा ही रीसर्च दोबारा करो। तो जिहड़ा रिसर्च पेपर है उस रिसर्च पेपर दे विच एक बच्चे दी एक शोधार्थी दी एक जिहड़ा रिसर्च स्कॉलर है उसकी जो क्वालिटी है उसको वो हमें पता चल जाती है कि कैसा लिखा है, इसने पैमाना क्या था, इसने किसी को रेफर किया कैसे किया, इसने उस स्टेटमेंट को किस एंगल से लिखा, तो ये चला गया। अब जो रिसर्च पेपर आपने लिखा है वो रिसर्च पेपर आपका खुद का लिखा हुआ है या आपने किसी दूसरे से लिखवाया है, तो आपने सेमिनार में जाकर अपने गाइड के सामने एक एक्सपर्ट पैनल के सामने बैठकर वो रिसर्च पेपर नहीं लेना जो आपने पहले लिखा है, जो आपका पब्लिश हो चुका है, यूजीसी रेफर्ड जर्नल में पब्लिश हो चुका है, और यूजीसी रेफर्ड जर्नल में के पास भी उसकी ग्रेडेशन है, उसके ग्रेड्स हैं कि उसके कितने परसेंट उसको लोग रीड करते हैं, उसी के हिसाब से ग्रेडेड है। तो कौन से ग्रेडेड में आपका वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। अभी मेरे रिसर्च पेपर है, इंटरनेट पे डालो तो आपको विस्थापन की पीड़ा गूगल पे नजर आ रही है, तो उससे क्वालिटी पता चल जाती है या कैसे कौन सी जगह पे पड़ा है वो बताता है। तो ये जो आपने रिसर्च पेपर एक लिया, उस रिसर्च पेपर से हटकर एक और रिसर्च पेपर लिखना है जिसको आपने एक्सपर्ट पैनल के सामने एक्सप्रेस करना है, यही सेमिनार है। तो ताकि उसमें पता चल जाए कि इस शोधार्थी ने अपने विषय को किस प्रकार दिखाया है, कैसे लोगों के साथ वार्तालाप की है, कैसे उनके जो क्वेश्चंस आए हैं, क्वेरीज आई हैं, उनको सेटिस्फाई किया है, तो ये सेमिनार है। और प्रदीप जी थोड़ी सी गल बात करना चाहूँगा कि जो सेमिनार्स हैं, ये हमारी जो 6 मंथ की रिपोर्ट होती है, जब हम 6 मंथ के बाद रिपोर्ट देने जाते हैं तो उस समय पूरा पैनल बैठता है। उस पैनल में जाकर जो वर्क है जिसके ऊपर हमने पेपर लिखा कि हमने ये काम कर लिया, वो उसमें से जो पैनल बैठता है वो चेक करता है, क्वेश्चनाइज होती है वहाँ पे कि वाकई जो सेमिनार जो पेपर लिख कर आए हैं सेमिनार में कि आपका ही लिखा। कई बार क्या होता है कि किसी से लिखा कर ले जाते हैं, वहाँ पे हमें उसका कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो वो वहाँ पे अपनी गाइड्स और देती हैं। बल्कि उसका 6 महीने की रिपोर्ट का मीनिंग यही होता है, और सेमिनार का यही मीनिंग है कि वो उसमें और क्या ऐड करना है। यही कारण है कि सेमिनार होते हैं, सर्च पेपर्स हैं, सर्च पेपर्स और सेमिनार में हमें और गाइड्स मिलती हैं डिफरेंट गाइड्स से जो वहाँ पे पैनल्स में बैठे। एक तो हमारा गाइड बैठा है, हमारा गाइड उसमें कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसने बोलना नहीं, जो दूसरे गाइड्स बैठे हैं और प्रोफेसर बैठे हैं वो हमें बताते हैं, वो हमें क्वेश्चन पुट करते हैं, वे हमारी देखते हैं खोज जो इसके गाइड ने इसको खोज कैसे करवाई है, कैसा काम करवाई। हाँ बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर साहब क्या जैसे कि आपने कहा कि क्या वो जो शोधार्थी है वो पेपर खुद लेकर गया है, क्या ऐसे में कोई एक दूसरे की पेपर चोरी करने का भी कोई इसमें संभावना बनती है? पहले मैं आपकी बताता हूँ, पहले होती होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती होगी, लेकिन अब इसमें चोरी की संभावना बहुत कम है। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होने की वजह से जब भी हम कोई सर्च पेपर लिखते हैं तो वो उसके ऊपर एक अपना सॉफ्टवेयर बना हुआ है और सॉफ्टवेयर के अंदर चला तो हमारे साथ सीडी लेते हैं वो, जब वो सीडी को डालते हैं सॉफ्टवेयर में तो वो निकाल देता है कि इसका अपना लिखा हुआ है, किसने चोरी की है। अब देखो पहले होती हो कि मैं कुछ नहीं कह सकता कि पहले समय में इतना अवेयर नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था, सॉफ्टवेयर कोई नहीं थे कि अपना थीसिस लिखा उसको भेज दिएगा, जमा हुआ, डिग्री मिल गई। लेकिन अब इसमें बहुत कम है कि चोरी की वजह जो है आगे पहुंच सकती। हाँ, मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूंगा। जैसे जो चोरी की बात आप बोल रहे हो, तो एक सॉफ्टवेयर हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। वो हमारा प्लेगरिज्म जो चेक करता है कि इस पे कितना इसने चोरी की है और कहां से इन्होंने रेफरेंस ली है, एक हो गया। और दूसरा हमारे पास एक यूजीसी की एक वेबसाइट चलती है जिसको हम बोलते हैं शोध गंगा। वो आप जाइए, शोध गंगा टाइप करिए तो आपको जितने भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कितना काम हुआ है, किसने करवाया है, कौन कौन से टॉपिक पे है, चैप्टर वाइज उस पे है। आज की डेट में जो शोधार्थी शोध करेगा उसको चैप्टर वाइज उस यूनिवर्सिटी को विदिन 3 मंथ शोध गंगा पर उसके थीसिस को अपलोड करना मैंडेटरी है, जरूरी है। वो इसको नहीं इग्नोर नहीं कर सकता। तो अगर उस जगह पे चला गया तो जब आप सॉफ्टवेयर में डालोगे तो 1 मिनट ऑफ प्लेगरिज्म वाला सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि आपने चोरी कहां से की है, कौन कौन से टॉपिक की है, एक चीज की आपको जानकारी मिल जाएगी और जो चोरी वाला चैप्टर है आज वो खत्म है। ठीक है। और इसके बाद बंद हो गया तल्ला बैटरी लो। अच्छा, अब ये सारा जो सिस्टम है ये हो गया, सारे स्टेप्स हो गए, और डिग्री कैसे अवार्ड होती है? देखिए इसके लिए अभी नई गाइडलाइंस आई हैं। जो पुरानी गाइडलाइन थी वो तो अलग से है। नई गाइडलाइन ये है कि आपने अपना जो आपका काम हो गया, आपने रिसर्च पेपर कर दिए, सेमिनार हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपको थीसिस सबमिट करना पड़ेगा। तो जो आपको थीसिस सबमिट करोगे, जो इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज हैं जो पुरानी हैं उन्होंने आपका थीसिस भेजा जाएगा और उसी व्यक्ति के पास भेजा जाएगा जो आपके विषय का एक्सपर्ट है, जो आपके विषय का माहिर है। और उस चीज को ये मान लीजिए कि एक बार फिर दोबारा किसी माइक्रोस्कोप में से उसको फिल्टर होके वापस आए। तो जब वो माइक्रोस्कोप में से फिल्टर होके आ जाएगा तो उसके ऊपर जितनी भी आपकी कोई गलतियां हैं, कोई चीज छूट गए हो, उस एक्सपर्ट की कोई अलग सा एक नजरिया बनता है, तो उस अलग से नजरिए से उसने कुछ और ऐड करवाना है तो वो आपकी सजेशन देगा। उसके बाद आपकी फाइनल सबमिशन होगी। तब फाइनल सबमिशन के बाद आपका वाइवा होने के बाद जो आपकी डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी है वही डिसाइड करेगी कि आपको ये पीएचडी की डिग्री कब अवार्ड की जाएगी। यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जब थीसिस कंप्लीट हो जाता है, थीसिस लिखने जब हम डिपार्टमेंट में थीसिस जमा करवा देती हैं तो उस समय क्या होता है कि एक कमेटी बनती है जिसके अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटियां जो है, एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी हैं, पैनल बनता है। पैनल में 10-12 यूनिवर्सिटियों के नाम आते हैं। तो वो पैनल फिर वीसी के पास जाता है। वीसी उसमें 2 यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी जो है वो 10 में से 2 को रिकमेंड करता है, किसी को भी कर देता है। तो वो जो आपका थीसिस है वहां पहुंच जाता है। उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद वाइवा होता है। वाइवा होने के बाद देखा जाता है कि आपको डिग्री उसी समय के डिग्री में संशोधन करना है या नहीं करना है या डिग्री देनी है। जब इसकी डिग्री जो है गवर्नर देता है। अच्छा, एक चीज और, जब वो डिफरेंट एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी से अगर आपके नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, अगर आपके नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो आपका किया गया काम खत्म, छुट्टी और रिपीट करो, बिल्कुल छुट्टी, दोबारा फिर उस आपको नए सिरे से शुरू करोगे। तो इसलिए वो रिपोर्ट क्यों है, दैट इज ए फाइनल, क्योंकि एक्सपर्ट पैनल से जैसे लिस्ट बनी, लिस्ट में से किसी 2 को भेजा गया,
उस 2 में से एक्सपर्ट ने जो रिपोर्ट आ गई, अगर वो आपके नेगेटिव चली गई तो आपका सारा किया कराया काम खत्म, आपने दोबारा फिर 0 पे आ जाए। तो अगर वो रिपोर्ट आपके पक्ष में आ जाती पक्ष में आएगी तो वाइवा मिलेगा, डिग्री मिल जाएगी, वाइवा होगा, वाइवा के बाद आपकी डिग्री अवार्ड मिल जाती है। मुझे आशा है कि आप सबको हमारा ये काम पसंद आएगा, आप इसके जब बहुत लाभ उठाएंगे। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से भी, हमारे जो चैनल के साथ हमारे शोधार्थी जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो बच्चों, और वो शोधार्थी जरूर देखें जो नए पीएचडी करना चाहते हैं, ताकि उनको कुछ एक छोटी सी गाइडलाइन मिल जाए, ताकि उनका जो समय वेस्ट होना है वो बच सके। इसीलिए हम आपके अमृत एंटरप्राइजेस के भी धन्यवादी हैं, जिन्होंने आप हमें यहाँ पे बुलाया और आने वाले शोधार्थियों के लिए एक अच्छा काम करके दिखाया, इसलिए आपका दिल से आभार। बस मैं भी यही कहना चाहूँगा शोधार्थियों को कि आप आए हैं, आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शुरू से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि इसमें हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। हम ये भी आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने जीवन में इसको ढालकर अपनी PhD डिग्री को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।